हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के सेकंड पेपर मानव विकास सिद्धांत एवं वर्तमान प्रवृत्तियों के 15 से लेकर 28 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। 1 से लेकर 14 लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो भी मैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 15 से लेकर 28 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं। 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है, फ्राइडे द्वारा बताए गए मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। इसमें फ्राइडे द्वारा बताए गए मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताना है, जिसका आंसर है सिगमंड फ्राइडे ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। पहला उन्होंने कहा है जीवन मूल प्रवृत्तियां, यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह जीवन मूल प्रवृत्तियों के शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम, वासना, भूख, प्यास शामिल है। दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। इस मूल प्रवृत्तियों को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक व विध्वंसक कार्य कर सकता है। इसको फ्राइडे ने थेनाटोस कहा है। 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के गुण या विशेषताएं बताइए। इसमें एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के गुण और विशेषताओं को बताना है। तो एरिक्सन के सिद्धांत एक गुण को हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है समाज एवं व्यक्ति की भूमिका पर बल। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन को स्वस्थ करने में सामाजिक कारकों एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिका को समान रूप से स्वीकार किया है। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई है, उसमें किशोरावस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की अत्यंत संवेदनशीलता की अवस्था होती है। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि फ्राइडे ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इस अवस्था को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। तीसरा है आशावादी दृष्टिकोण। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। एरिक्सन की मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की कुछ कमियां एवं सामर्थ्य होती है। अतः व्यक्ति यदि एक अवस्था में असफल हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरी अवस्था में भी असफल ही होगा, क्योंकि खामियों के साथ साथ समर्थन भी विद्यमान है, जो प्राणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। चौथा है जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल करना। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या करने में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल किया है, जो इसे अन्य सिद्धांत से अधिक विशिष्ट बना देते हैं। 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है, नैतिकता का अर्थ बताइए तथा नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। नैतिकता का सामान्य अर्थ सज्जनता या चरित्र निष्ठा समझा जाता है। हमें दूसरों के साथ वह व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सूत्र रूप से मानवीय गरिमा के अनुसार आचरण को नैतिकता कहा जाता है। आहार, व्यवहार, उपार्जन, व्यवसाय, परिवार, समाज, शासन आदि क्षेत्रों में नैतिकता का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, किंतु मूल तथ्य एक ही रहता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का निम्न प्रकार से अध्ययन किया गया है। पहला है परिवार। नैतिक विकास में परिवार का वातावरण, अपने से बड़ों का व्यवहार तथा माता पिता के संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार में माता पिता में परस्पर सहयोग और प्रेम रहता है, वहां बालक के चरित्र का विकास सहज रूप में होता है। परंतु जिस परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहां बालक के चरित्र पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाता।
बड़ों के व्यवहार का बालक मानो दर्पण है। यदि माता पिता चरित्रवान है तो बालक भी सच्चरित्र होगा। यदि माता पिता छल कपट ईर्ष्याई और झूठ के शिकार हैं तो उसके बालक भी ऐसे ही निकलेंगे। दूसरा है विद्यालय। नैतिक विकास में विद्यालय का योगदान होता है। विद्यालय में शिक्षक सहपाठी वातावरण सभी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम व अनुशासन भी उसके नैतिक मूल्यों के विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालते हैं। वातावरण शुद्ध, संतुलित और सही होता है, वहाँ विद्यार्थियों का नैतिक विकास उत्तम तरीके से होता है। तीसरा है साथी समूह। जब साथी समूह बन जाता है तो वह अपने इन्हीं साथी समूह से अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों को सीखता है। यदि उसके साथी उच्च नैतिक गुणों वाले होते हैं तो वह उत्तम नैतिक गुणों को सीखता है। चौथा आता है धर्म। धर्म भी नैतिक गुणों को प्रभावित कराता है। जितना अधिक स्वस्थ तथा धार्मिक वातावरण में पला होगा वह उतना ही कम अनैतिक व दुराचारी होता है। माता पिता के धर्म में विश्वास रखने या न रखने में ही बालक धार्मिक या अधार्मिक बनता है। पांचवा है साहित्यिक। साहित्य। चरित्रिक विकास में साहित्य बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अच्छी कहानियां विद्यार्थियों में उदारता, दया, त्याग, परोपकार तथा देशभक्ति की भावना भर सकती हैं। वहीं बुरी कहानियों के माध्यम से उसे स्वार्थी, कायर तथा डरपोक भी बनाया जा सकता है। कभी भी बालकों व किशोरों को ऐसा पुस्तकें व पत्रिकाएं नहीं देनी चाहिए जिसमें यौन भावनाओं को उभारने का प्रयास किया गया हो। छठवां है इतिहास। चरित्र गठन में इतिहास के अध्ययन का बड़ा महत्व है। यह करना चाहिए कि वे भारतीय इतिहास के प्रमुख वीर पुरुषों की गाथाएं संस्मरण करें और समय समय पर बालकों को सुनाया करें, क्योंकि हमेशा अपने से बड़ों का अनुकरण करने को तैयार रहना है। इस प्रकार इतिहास की सहायता से वीरता, साहस तथा देशभक्ति के गुणों का विकास भली भांति किया जा सकता है। सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है बुद्धि। बुद्धि नैतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है। नैतिक एवं अनैतिक आचरणों, सत्य व असत्य निर्णयों एवं अच्छी व बुरी भावनाओं के अंतर को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही समझ पाता है। वेलेंटाइन और ब्रट ने निम्न बुद्धि को बाल अपराध का एक कारण माना है, क्योंकि निम्न बुद्धि वाले सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। आठवां आता है आपका आयु। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नैतिक मूल्य और व्यवहार का विकास होता है। वह सत्य एवं असत्य के अंतर को समझने लगता है। इसके अलावा ईमानदारी, सत्यवादी, भक्ति आदि गुणों का विकास भी आयु में वृद्धि के साथ होता है। नौवां आता है यौन का प्रभाव। यौन कारक भी नैतिक मूल्यों के विकास पर प्रभाव डालते हैं। लड़के व लड़कियों के चरित्र व नैतिक गुणों में प्रयत्न भिन्नता दिखाई देती है। लड़के व लड़कियों में ग्रंथि संस्थान भिन्न प्रकार का होता है। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है नैतिक मूल्य क्या है। इसमें आपको बताना है कि नैतिक मूल्य क्या है। नैतिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। नैतिक मूल्य किसे कहा जाता है? सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है। यह अपने आप में ही मूल्यपूर्ण है। इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः साधन है। सभी विवादों में भी सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार सत्य ही है। यद्यपि सत्य एक व्यापक दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन संक्षेप में इसे वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों कहा जाता है, अर्थात बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी वस्तु स्थिति को देखना, समझना और व्यक्त करने की ही सच्चाई कहते हैं। मनुष्य में दयालुता नामक सद्गुण भी विद्यमान होते हैं। मनुष्य में अन्यों के प्रति दयालुता का भाव होता है। प्रायः वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए
उनकी सहायता का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य वह स्वीकार करता है कि इस प्रकार की समस्याएं व घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसीलिए मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करते हैं। नैतिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं नैतिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। नैतिक शिक्षा बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। नैतिक शिक्षा जो होती है वो बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में यह परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए बालक के समाजीकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है और उसका दृष्टिकोण उदार बनता है। नैतिक शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करती है। नैतिक शिक्षा के अभाव में बालक योग्य और दार्शन नागरिक नहीं बन सकता। वह अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को न तो भली भांति समझ सकता है, न वह स्वयं की उन्नति कर सकता है और न समाज व देश की समुचित सेवा ही। नैतिक शिक्षा मानव जीवन का आधार है, अतः इसका पाठ्यक्रम में समावेश अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उसका वर्णन करना है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, चारित्रिक तमाम गुण आते हैं, परंतु किन किन गुणों से युक्त व्यक्तित्व को एक अच्छा व संतुलित व्यक्तित्व कहा जाए, इस संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा स्वीकृति अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो अच्छे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहला आता है शारीरिक गुण। सुमधुर वाणी, आकर्षण रंग, रूप, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं हैं। सुमधुर वाणी जो अच्छी बातें होती हैं, आकर्षक रंग, रूप, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं होती हैं। दूसरा आता है मानसिक गुण। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छी बुद्धि एवं प्रतिभा तथा सृजनशीलता, तार्किक क्षमता आदि अच्छे व्यक्तित्व के मानसिक गुण हैं। तीसरा आता है सामाजिक गुण। उचित समायोजन क्षमता, सामाजिकता, मैत्री भाव, समाज सेवा, परोपकार प्रवृत्ति, दया भाव, सहानुभूति आदि अच्छे व्यक्तित्व के सामाजिक गुण हैं। सांवेगिक गुण। उद्देश्य पूर्णता, महत्वाकांक्षा, आशावादिता, संतोष आदि अच्छे व्यक्ति के सांवेगिक गुण हैं। पांचवा आता है चारित्रिक गुण। स्वर्ग गुण संपन्न होते हुए भी चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति दूर में पड़ी मक्खी की भांति निकालकर समाज से बाहर फेंक दिया जाता है। आर्थिक और लैंगिक शुद्धता, दृढ़ संकल्प शक्ति, ऊंचे विचार आदि अच्छे व्यक्तित्व के चारित्रिक गुण हैं। 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताइए तथा संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं बताइए। जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं बताना है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता शामिल होती है और इसका विकास शेषावस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता है तथा चिंतन, अधिगम तक और अपूर्त योग्यता में सुधार करता है। शारीरिक बुद्धि के तहत पहले 4 वर्षों में बालक का 80% मानसिक विकास हो जाता है। 24-25 तक या परिपक्वता तक पहुंचता है। बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास उसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को उलझाने में
अपनी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से समर्थ पाता है। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है तो उसे जलने के बाद एहसास होता है कि वह तो डरावनी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं उसे देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें पहला आता है यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा आता है यह व्यक्तिगत होती है। तीसरा आता है इसमें पूर्व अनुभव का प्रयोग होता है। चौथा आता है इसमें अनेक मानसिक क्रियाएं एक साथ सम्मिलित होती है। पांचवा आता है यह विशिष्ट सूझ अथवा समझ को बताती है। 21वां प्रश्न है आपका, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत में एक्सोसिस्टम क्या है? ब्रोन-फेन-ब्रेनर के अनुसार एक्सोसिस्टम स्तर वह है जहां जानबूझकर भागीदारी के बिना प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए माता पिता के नए करियर को समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाना। यह बच्चे को गहराई से प्रभावित करेगा। भले ही बच्चा पसंद के लिए परसिवक है और फिर भी परिवर्तन में उलझा हुआ है। कोई भी घटना या निर्णय जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्तर का व्यवधान होता है उसे ब्रोन-फेन-ब्रेनर के एक्सोसिस्टम स्तर के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्सोसिस्टम सामाजिक परिवेश में घटनाएं जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है लेकिन बच्चे के अनुभव को तत्काल संदर्भ में प्रभावित कराता है। उदाहरण के लिए पिता या माता का स्थानांतरण बच्चे के साथ बातचीत को प्रभावित कर सकता है। 22वां प्रश्न है आपका, फ्रायड और एरिक्सन के सिद्धांत की तुलना कीजिए। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। फ्रायड और एरिक्सन के सिद्धांत की तुलना। फ्रायड और एरिक्सन दोनों ही मनोविश्लेषणवादी हैं और उन्होंने अलग अलग व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। समानता, एरिक्सन फ्रायडे ने जो है इन्होंने 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन किया है। एरिक्सन ने भी 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैविक और लैंगिक आधारों को महत्व दिया है। एरिक्सन ने भी फ्रायडे की तरह जैविक और लैंगिक आधारों को महत्व दिया है। आहा, इदम, परह का प्रयोग किया है। एरिक्सन ने फ्रायडे का संरचनात्मक प्रतिमान इदम, आहा, परह एरिक्सन ने भी स्वीकार किया है। असमानता जो है इन लोगों का फ्रायडे और एरिक्सन का आप देखते हैं। फ्रायडे का है आहा को व्यक्ति का कार्यकारिणी पहलू मानते हैं जो वो इदम और परह के मध्य संतुलन करता है। एरिक्सन जो है ये आहा को व्यक्तित्व की स्वतंत्र संरचना मानते हैं। फ्रायडे जो है वो मनुष्य को अविवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या की गई है। एरिक्सन में मनुष्य को विवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या की गई है। फ्रायडे ने जो है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता पिता के प्रभाव को सर्वोपरि माना है। एरिक्सन ने मनोऐतिहासिक परिस्थिति को व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। फ्रायडे ने मूलतः प्रारंभिक बाल्यावस्थाओं की अनुभूतियों को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की है। पूर्ण जीवन अवधि को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की है। फ्रायडे ने व्यक्ति विकास की व्याख्या में जैविक, लैंगिक और व्यंग्यों पर सर्वाधिक बल डाला है। एरिक्सन जो है इन्होंने एरिक्सन के जैविक, लैंगिक अवयवों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर बल डालते हुए व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है। 28 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में देखने हैं जिसमें से 23वां प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अवस्थाओं की विशेषताएं तथा गुण दोष बताइए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अवस्थाओं की विशेषताएं तथा गुण दोष बताने हैं। मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषताएं। एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित इन सभी 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं।
पहला है प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में क्रांति होता है, अर्थात जीवन का वह वर्तन बिंदु जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राणी में उत्पन्न होता है। दूसरा है प्रत्येक मनोसामाजिक संकट धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तत्वों से युक्त होते हैं। प्रत्येक अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग के कारण संघर्ष की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न होती है। यदि इस संघर्ष की स्थिति का समाधान संतोषजनक तरीके से कर लिया जाता है तो व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होने की संभावना में कमी आती है। सही तरह से व्यक्तित्व विकास के लिए धनात्मक तत्व का ऋणात्मक तत्व की तुलना में अनुकूल अनुपात होना आवश्यक है। तीसरा आता है प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में उत्पन्न संकट का कारण आवश्यक है। ऐसा न होने पर अगली अवस्था में अपेक्षित विकास की संभावना कम हो जाती है। चौथा प्रश्न आता है मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न होने वाले संकट का निराकरण हो शक्ति का उद्भव होता है, जिसे एरिक्सन ने सदाचार की संज्ञा दी है। पांचवा आता है एरिक्सन के मत में प्रत्येक मानव सामाजिक अवस्था में 3 आर होते हैं। 3 आर से तात्पर्य पहला आता है क्रम कांडता, दूसरा आता है क्रम कांड, तीसरा आता है क्रम कांडवाद, छठवां आता है यहाँ पर क्रम कांडता से तात्पर्य सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति तरीके से समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना। इस प्रकार के व्यवहार थोड़े थोड़े समय के पश्चात अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराए जाते हैं। सातवां आता है वयस्क समुदाय तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किए गए कार्य कर्मकांड कहे जाते हैं। आठवां आता है कर्मकांड से अभिप्राय है कि कर्मकांडता से उत्पन्न विकृति जिसका वजह से व्यक्ति का ध्यान स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है। नौवां आता है प्रत्येक मानव सामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास से संबंध होता है। सिद्धांत के गुण और दोष। अब हम लोग सिद्धांत के गुण और दोष को देखते हैं। सिद्धांत के गुण। पहला है इस सिद्धांत में आशावादी को अपनाया गया है। यह अवस्था में असफलता मिलने पर भी अगली अवस्था में सफलता मिल सकती है। दूसरा आता है व्यक्ति विकास की व्याख्या हेतु समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर बल डाला गया है। तीसरा आता है सिद्धांत में संपूर्ण जीवन अवधि के आधार पर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है। चौथा आता है सिद्धांत में किशोरावस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। सिद्धांत के दोष को देखते हैं। पहला दोष जो आता है उसका कुछ विद्वानों के अनुसार एरिक्सन के सिद्धांत में केवल फ्राइडे के सिद्धांत का सरलीकरण हुआ है और कुछ नहीं। दूसरा है इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक समर्थन प्राप्त नहीं है। सभी संप्रदाय व्यक्तिगत प्रेक्षणाओं पर आधारित है, अतः वे आत्मनिष्ठ हैं। 24वां प्रश्न आपसे कह रहा है इसके फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है। इसके फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ मचान या पाड़ है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में सीखने के 2 स्तर होते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने के इन 2 स्तरों का वर्णन करते हुए बताया है कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वयं की ही सीख जाता है। यह बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का पहला स्तर तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सीखने के दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। वाइगोत्स्की ने सीखने के इस दूसरे स्तर को इसके फोल्डिंग स्तर कहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बालक को किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है। इसमें यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और यह प्रक्रिया बालक के लिए एक मचान का कार्य करती है। इसीलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे द्वारा बालक का सीखना ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में होती है। हम यह जानते हैं कि किसी दूर की वस्तु को देखने या दूर की निगरानी करने के लिए व्यक्ति को मचान की आवश्यकता पड़ती है। इसके सहारे वह दूर के वातावरण की निगरानी कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को अधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए पहाड़ के सहारे की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक ऊंचाई का कार्य आसानी से हो जाता है। वाइगोत्स्की ने बताया है कि इसी तरह सीखने के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बालक को यदि किसी बाहरी तत्व द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है तो वह प्रक्रिया स्केल फोल्डिंग कहलाती है। 25वां प्रश्न आपसे कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सन्निहित प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं।
पियाजे का मत है कि संज्ञानात्मक विकास में कुछ विशेष प्रक्रियाएं निहित होती हैं जो किसी अवस्था से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि जन्मजात होती हैं और ये प्रक्रियाएं संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में एक कार्यरत होती हैं। इनको अवस्थानुक्रम प्रक्रिया भी कहते हैं। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। पहला आता है संगठन, दूसरा आता है अनुकूलन। संगठन को हम लोग देखते हैं। संगठन से अभिप्राय बुद्धि में सन्निहित उन क्रियाओं से है जो परस्पर संगठित होकर कार्य करती हैं, जैसे तर्क, चिंतना, स्मृति, कल्पना एवं प्रत्यक्षीकरण आदि। जब कोई बालक किसी वातावरण की उद्दीपक परिस्थिति के समक्ष होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर ज्ञानार्जन में उसकी मदद करती हैं। मानसिक स्तर पर क्रिया संगठन की यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और इस स्तर संगठन एक अवस्था मुक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा है अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन संगठन ही परिणाम है। वातावरण के साथ अनुकूलन संगठन का ही परिणाम है। संगठन व्यक्ति तथा वातावरण से संबंध को आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से प्रभावित कराता है। पियाजे ने भी संगठन की अपेक्षा अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अनुकूलन प्रक्रिया के अंतर्गत दो उप प्रतिक्रियाएं आती हैं, वे निम्नलिखित हैं। पहला आता है आत्मसात। पियाजे महोदय ने आत्मसात की प्रक्रिया को जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। पियाजे का मत है कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसात प्राणी की विकसित संरचनाओं के बाह्य तत्वों के संबंधित हो जाने की प्रक्रिया है। आत्मसात की अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया के कारण संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रिया की जैविक व्याख्या को विश्लेषित करते हुए बालक के अंदर संज्ञानात्मक आत्मसात को सरलता से समझा जा सकता है। पियाजे ने आत्मसात को एक त्रिभुज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसे उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए बालक एक ऐसे त्रिभुज को समझता है जिसकी भुजाएं बराबर हैं, किंतु यदि वह इस प्रकार का त्रिभुज देखता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, अब देखना यह है कि इस नए त्रिभुज को किस तरह वह आत्मसात करता है। पियाजे का मत है कि बालक इस नए त्रिभुज की उन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो पुराने त्रिभुज में उपस्थित थी, किंतु वह इस नए त्रिभुज को भी पुराने त्रिभुज की भांति मानकर उसे एक त्रिभुज के रूप में ही स्वीकार करेगा। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रक्रिया में बालक का पूर्व अनुभव ज्यों का त्यों रहता है, केवल उसके नवीन अनुभव में ही परिवर्तन होता है जिससे वे पूर्व अनुभव के साथ आत्मसात हो सकते हैं। आपका आता है समंजन। पियाजे के मतानुसार बालक उद्दीपक जगत का ज्ञान एक अन्य प्रक्रिया से भी प्राप्त करता है जिसको हम समंजन कहा सकते हैं। वस्तुतः समंजन आत्मसात की ही प्रक्रिया की एक पूरक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी नवीन वस्तु को अपने ज्ञान भंडार में लाने हेतु उस वस्तु के स्वरूप को ही परिवर्तित नहीं करता बल्कि पूर्व अनुभव के साथ नवीन अनुभव को इस तरह व्यवस्थित करता है जिसमें दोनों पूर्व एवं नवीन अनुभव एक साथ रह सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि समंजस की प्रक्रिया में बाह्य उद्दीपक ज्यों का त्यों रहता है, किंतु स्वयं व्यक्ति को अपने अनुभव में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। नए अनुभव के साथ पुराने अनुभव का व्यवस्थित होना ही सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस तरह आत्मसात तथा सामंजस्य में एक रूपता होते हुए भी प्रमुख अंतर यह है कि आत्मसात में नवीन तत्व के स्वरूप में परिवर्तन लाकर उसे समझने का प्रयास किया जाता है, जबकि सामंजस्य में पूर्व अनुभव को इस प्रकार परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जिससे नवीन उद्दीपन उसके साथ व्यवस्थित हो सके और दोनों ही अनुभव एक साथ रह सके। 26वां प्रश्न आपसे कह रहा है, एरिक्सन के सिद्धांत संपूर्णता बनाम निराशा की विवेचना कीजिए। संपूर्णता बनाम निराशा। एरिक्सन ने मानव सामाजिक सिद्धांत की यह अंतिम अवस्था है जिसमें लगभग 60 वर्ष के ऊपर से लेकर मृत्यु तक की अवधि आती है। इस अवस्था को हर संस्कृति में वृद्धावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शारीरिक व समायोजन संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान विशेषकर भूतकाल की असफलताओं व असफलताओं की ओर अधिक होता है।
उनका ध्यान भविष्य से हट जाता है। एरिक्सन का मत है कि इस अवस्था में कोई मानव सामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता है। व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है। तात्पर्य है कि सफलताओं को अधिक व असफलताओं को कम अनुभव करता है, जिसमें उसमें संपूर्णता की भाव उत्पन्न होता है, जिससे तो उसमें अहम पूर्णता के भाव के कारण वे अपनी जिंदगी को धनात्मक रूप से पूर्ण समझते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को स्वयं का अस्तित्व दिखाई देता है एवं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। परंतु यदि वे अपनी जिंदगी की उपलब्धियों का मूल्यांकन ऋणात्मक रूप से करते हैं तो उसमें निराशा तथा चिंता का भाव उत्पन्न होता है। वे स्वयं को निर्धन व असहाय समझते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को बुद्धिमान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब इस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति संपूर्णता बनाम निराशा के संकट को दूर कर लेता है तो उसमें परिपक्वता जैसी मानव सामाजिक व्यक्ति विकसित होती है, जो वो व्यक्ति में संपूर्णता की भावना का अनुभव कराती है। एरिक्सन के अनुसार यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में परिपक्वता सही मायने में उत्पन्न होती है। 27वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27वां प्रश्न आपसे कह रहा है, एरिक्सन के मानव सामाजिक सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व बताइए। एरिक्सन के मानव सामाजिक सिद्धांत शिक्षकों व शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। पहला है, एरिक्सन के सिद्धांत में छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। उसके अनुसार इस हेतु आरंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में वातावरण इस प्रकार निर्मित किया जाए कि बालक को अन्वेषण के प्रयत्न अवसर मिल सके। इस कार्य के लिए उन्हें उनकी रुचि के कार्य खिलौने प्रदान किए जाएं, जिसमें उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो। इससे बालक के सांवेगिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी उपयुक्त माध्यम द्वारा प्राप्त मात्रा में होता है। बच्चों को चिंता तथा दोष भाव से मुक्त कराने हेतु शिक्षकों व पालकों को चाहिए कि वे बालकों की आलोचना कम करें, ताकि उसमें आत्मविश्वास का विकास हो। दूसरा आता है, बच्चों को परिश्रमी बनाना शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। अतः प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे बालकों में परिश्रम की आदत का निर्माण करें, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सके। प्राथमिक स्कूल में बच्चों की जिज्ञासु प्रकृति होती है। ऐसे समय में बालक को अभिप्रेरित करने का दायित्व शिक्षक का होता है। तीसरा आता है, किशोरावस्था में बालक की पहचान बहुआयामी होती है एवं वह पहचान के लिए उत्तेजित होता है। किशोरों में व्यवसायिक लक्षण, बौद्धिक विकास, खेलकूद, संगीत, शौक आदि सम्मिलित होते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विभिन्न गतिविधियों द्वारा यह जानने का प्रयास करे कि वह अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है। ऐसे क्रियाओं से किशोरों में आत्म अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास होता है। चौथा आता है, एरिक्सन के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों को आत्ममंथन कराना चाहिए कि वह अपने जीवन वृत्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं। ऐसी क्रियाओं से उनमें पहचान व घनिष्ठता का भाव स्वयं विकसित होगा, जिससे दूसरे भी प्रेरित होकर ऐसा भाव उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करेंगे। पांचवा आता है, एरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित कराता है कि शिक्षकों के अपने छात्रों पर विश्वास करना चाहिए। वे शिक्षकों को संदेश देते हैं कि पहल दिखाकर मेहनती व सामर्थ्यता के मॉडल के रूप में कार्य कर वह भावी पीढ़ी को तैयार करने में सार्थक योगदान प्रदान कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न 28वां प्रश्न आपसे कह रहा है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसमें ये बताना है और इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए और इसकी मुख्य विशेषताओं को भी देखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत में स्वनिर्देशित अधिगम के प्रत्येक को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। एक बालक किशोर के रूप में बेंडूरा को अपने पिता के रूप में एक ऐसे प्रेरक का संदिग्ध प्राप्त हुआ जो विद्यालय शिक्षा से वंचित रहने पर भी 3 भाषाओं को अपने स्वयं के प्रयास से पढ़ना सीखने में सफल हुए थे। पहला है, इस सिद्धांत के
समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग हम दूसरों को देखकर तथा दूसरों की बातों को सुनकर सीखते हैं। छोटे-छोटे बच्चे प्रारंभ से ही दूसरे के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग जैसे माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, शिक्षकों, समाज के अन्य वयस्क सदस्यों के व्यवहार को देखते हैं। बच्चे इन व्यवहारों का अनुसरण करना तथा तदनुरूप स्वयं भी व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ अप्रत्यक्ष अनुभव का भी सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है यह सिद्धांत अवलोकन अथवा नकल करने के सीखने पर बल देता है। यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बल अथवा दंड के माध्यम से अधिगम प्राप्त करते हैं। तीसरा है यह इस बात पर बल देती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारे खुद की सोच, विश्वास, अपेक्षा, स्वयं का नियमन, तुलना एवं निर्णय भी अधिगम के लिए आवश्यक है। इसीलिए बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया। चौथा, यह सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे सामाजिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक योग्यताओं को विकसित करते हैं। वह कैसे जीवन को नियमित करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित कराता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने होम साइंस के सेकंड पेपर मानव विकास सिद्धांत एवं वर्तमान प्रवृत्तियों के 15 से लेकर 28 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।